नमस्कार, देश और प्रदेश की तमाम खबरें देखिए इस बुलेटिन में मेरे साथ। ये खबर एटा जिले से आई है। एटा में थाना कोतवाली नगर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। थाना कोतवाली नगर पुलिस ने चेकिंग के दौरान 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। कोतवाली नगर पुलिस ने शातिर सटोरियों के कब्जे से सट्टे की पर्ची, पैल सहित 5,310 रुपए की नकदी की बरामद। पुलिस ने फरार 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। एटा एसएसपी श्याम नारायण सिंह ने जिले में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और फरार वारंटी और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए जनपद पुलिस चला रही है गिरफ्तारी अभियान। जिले में सुदृढ़ कानून व्यवस्था, अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए एटा एसएसपी श्याम नारायण सिंह के निर्देशन में चलाया जा रहा है गिरफ्तारी अभियान। थाना कोतवाली नगर क्षेत्र का है मामला। हरदोई से आई बड़ी खबर। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से दोनों शवों को निकलवाया। हरदोई के कोतवाली बिलग्राम क्षेत्र के अंतर्गत गंगा में पूजन सामग्री विसर्जन करते समय 2 बालिकाएं गंगा में डूब गईं। इसके बाद गोताखोरों की कड़ी मशक्कत के बाद शवों को बरामद करने में पुलिस को सफलता मिल गई है। पुलिस ने दोनों बच्चियों के शवों को बरामद करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 36वें अखिल भारतीय एडवोकेट क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। राजधानी के इकाना स्टेडियम में हो रहा है टूर्नामेंट का आयोजन। खबर रायबरेली से है। अमेठी में हुए चोहरे हत्याकांड के पीड़ित परिवार से आज रायबरेली की प्रभारी मंत्री राकेश सचान ने मिलकर उन्हें सांत्वना दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो भी वायदे किए हैं उसे जल्द पूरा किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि पीड़ित परिवार को SC/ST को मिलने वाले 33 लाख के साथ ही 5 लाख रुपए विवेकाधीन कोष से दिए जा चुके हैं। उसी का चेक लेकर स्थानीय विधायक मनोज पांडे के साथ प्रभारी मंत्री पहुंचे और परिजनों को सौंप दिया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सीएम योगी ने आवास, जमीन का पट्टा समेत अन्य जो वायदे किए हैं उसे जल्द ही पूरा किया जाएगा। देखिए, बड़ी दुखद घटना घटी थी और मनोज जी ने कल मुख्यमंत्री जी से पूरे पीड़ित परिवार की भेंट भी कराई थी। मुख्यमंत्री जी ने जो घटना में दोषी थे उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की है और पीड़ित परिवार की मदद के लिए उन्होंने 5 बीघे लगभग भूमि का पट्टा और 33 लाख रुपए दलित अधिनियम के तहत जो पीड़ित परिवार को मिलता है उसकी स्वीकृति हुई है। 5 लाख रुपए विवेकाधीन कोष से मिला है और इस तरह से एक मुख्यमंत्री आवास की जो योजना सरकार चला रही है वो आवास भी मुख्यमंत्री जी ने दिया है। इलाज के लिए आयुष्मान भारत का कार्ड, अंत्योदय का कार्ड और भी जो सुविधाएं सरकार की हैं वो सारी की सारी सुविधाएं पीड़ित परिवार को दी गई हैं। सरकार और माननीय योगी जी हमारी पूरी संवेदनशील सरकार है, पूरी तरह से पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। मंत्री जी, जैसे परिवार भय में इतना जघन्य अपराध हुआ, निर्मम हत्या हुई है, तो क्या इनको कोई पुलिस सुरक्षा भी मुहैया कराई जाएगी? पुलिस यहाँ पर लगातार गश्त में रहेगी। अभी विधायक जी ने भी ये बात कही है और अभी यहाँ पर पुलिस अधीक्षक महोदय को निर्देश भी दिया गया है। लगातार पुलिस यहाँ इस गांव में रहेगी जब तक यहाँ भय और दहशत का वातावरण है। तो पुलिस पूरी तरह से परिवार के साथ है। ये खबर गोंडा जिले से आई है। पैगंबर मोहम्मद साहब पर अमर्यादित टिप्पणी करने वाले रामगिरी और यति नरसिंहानंद पर सपा के राष्ट्रीय सचिव का बड़ा बयान सामने आया है। राष्ट्रीय सचिव मसूद आलम ने कहा कि ये समाज के सड़े गले लोग हैं और इनकी मानसिकता भी सड़ चुकी है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी सभ्य आदमी किसी भी धर्म के बारे में ऐसी अमर्यादित टिप्पणी नहीं करेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ये लोग खुले समाज में रहने लायक नहीं हैं और ना ही इन्हें खुले समाज में रहने दिया जाना चाहिए जो समाज में सांप्रदायिकता का जहर घोल रहे हों। राष्ट्रीय सचिव ने सरकार से ऐसे मामलों में सख्त से सख्त कानून बनाने की मांग की है। वहीं पुलिस से इस मामले में ऐसे लोगों को तत्काल गिरफ्तार करने का भी अनुरोध किया है। दरअसल सपा नेता ने कैसरगंज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत वजीरगंज में हुई बुलडोजर कार्रवाई से बेघर हुए लोगों को रहने खाने जैसी सामग्री भेजते समय ये बयान दिया था। नासिक महाराष्ट्र के रामगिरी, गाजियाबाद के यति नरसिंहानंद व इकौना का कन्हैया कसौदन ने हाल के दिनों में प्रॉफेट मोहम्मद साहब के बारे में अमर्यादित टिप्पणी की है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये समाज के सब सड़े गड़े लोग हैं, इनकी मानसिकता भी सड़ी हुई है। वरना कोई भी सभ्य आदमी किसी भी धर्मगुरु, किसी प्रॉफिट के बारे में ऐसी बात नहीं कहेगा। इन लोगों को खुले समाज में रहने लायक नहीं है और न रहने देना चाहिए।
हम सरकार से मांग करते हैं कि इन सभी लोगों पर मुकदमा दर्ज हो गया है और इनको गिरफ्तार करके जेल में रखा जाए। और जो भी कोई किसी भी धर्मगुरुओं, किसी के पैगंबर, किसी के ईश्वर पर कोई टिप्पणी करे, उसके लिए सख्त कानून बनाया जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला है और इस ऐसी बातों से करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत होती हैं और फिर वो लैंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा होती है। तो हमारी सरकार से यही आग्रह है कि ऐसे सड़े गले लोग जो इस तरह का बयान देते हैं, इनके ऊपर कार्रवाई भी हो और कठोर कानून भी बनाया जाए, ताकि भविष्य में ऐसे लोग समाज में, जो समाज के गंदे लोग हैं, इनको सही सबक सिखाया जा सके। क्या जिस तरीके से सामाजिक माहौल को भी बिगाड़ने का एक कहीं ना कहीं कोशिश नहीं हो सकती है? देखिए, इसमें दो तरह से लोग हैं। एक तो इनका मकसद, इनकी जहनियत, इनकी सोच सड़ा हुआ है, गंदी सोच है, और कुछ लोग इसमें मीडिया में भी अपने आप को आने के लिए, चर्चित होने के लिए भी ऐसा कार्य करते हैं। इसलिए सरकार को इस पर कड़ा कानून लाते हुए और कठोर कार्रवाई करते हुए इन्हें आजीवन जेल के अंदर रखना चाहिए। कौशाम्बी जिले में मंजनपुर कोतवाली क्षेत्र के खेरवा बरौला निवासी सत्येंद्र कुमार बहराइच में सरकारी टीचर है। उनकी शादी करीब 2 साल पहले श्वेता गौतम से हुई थी। शादी के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 10 महीने पहले एक बेटी शानवी का जन्म हुआ। आरोप है कि इसके बाद श्वेता का व्यवहार बदलने लगा। जब सत्येंद्र पढ़ने के लिए स्कूल जाता था तो पत्नी दुधमोही बच्ची को बेरहमी से पीटती थी। सत्येंद्र के वापस आने पर मोहल्ले के लोगों ने बताया तो सत्येंद्र परिवार को लेकर गांव आ गया, लेकिन पत्नी के अंदर कोई बदलाव नहीं हुआ। जब उसने इस बात को परिवार से बताया तो किसी ने भी इस बात पर भरोसा नहीं किया। इस पर सत्येंद्र ने अपने मोबाइल से छिपकर वीडियो बनाया। वीडियो में श्वेता मासूम बच्ची को पीटती दिख रही है। हालांकि पति का आरोप है कि बच्ची के मुंह में मिर्च ठूंस देती है और रोने पर बच्ची को पीटती है। विरोध करने पर उसे भी जहर देकर मार डालने की धमकी देती है। सत्येंद्र ने मासूम बच्ची की पिटाई का वीडियो पुलिसकर्मियों को भी दिखाया है, जिससे पुलिसकर्मी हैरान और परेशान हो गए। पीड़ित की तहरीर पर मंजनपुर पुलिस मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। क्या हुआ है आपकी बेटी के साथ और किस प्रकार? सर, हम बहराइच में पत्नी और बेटी रहते थे और वहाँ पर विद्यालय पढ़ने चले जाते थे। विद्यालय से पढ़ाने चले आते थे पढ़ा के, तो पड़ोसी हमसे बताते थे कि तुम्हारी बेटी दिन भर रोती रहती है, कोई मारता है क्या अंदर, ऐसे बताएं। तो सर, हमें लगा कि ये परिवार से अलग है, इस कारण हमारी पत्नी नाखुश है हमसे, इस कारण हो सकता है कि मारती पीटती हो। तो फिर इसको हम लेकर यहाँ गांव, हमारा गांव खिरवा है, यहीं पर लेकर चले आए 4-6 दिन पहले। फिर सर यहाँ हमने वीडियो बनवाने का, यहाँ भी वही समस्या थी रोने पीटने की। घर वाले भी हमें बताएं कि यार रोते थे, क्या बात है कमरे में। सर, हमने रिकॉर्डिंग करने का प्रयास किया और वो बेटी को मार रही है, मिर्च डाल रही है, बेटी हमारी रो रही है और ये खुद बोल रही है, हमसे बोली कि हाँ मैं मारूंगी, जो करना हो कर लो, और मिर्च भी डालूंगी। और सर, इसके बाद हम जब ये सब हमें बोली करूँगी, तो इसके बाद हमने सर सोचा कि शिकायत करें नज़दीकी थाना में। तो हम सर नज़दीकी थाना शिकायत करने गए और वहाँ पर हम शिकायत करके आए। खबर रायबरेली से अराजक तत्वों ने रेलवे ट्रैक पर डाली मिट्टी। रायबरेली रघुराजपुर शटल ट्रेन के ड्राइवर ने रोकी ट्रेन, टला बड़ा हादसा। ट्रैक साफ होने पर ट्रेन पहुंची रघुराजपुर रेलवे स्टेशन। पुलिस का दावा, गंगा एक्सप्रेसवे की मिट्टी ले जा रहे डंपर से रेलवे ट्रैक पर मिट्टी गिरी है। हीरो थाना क्षेत्र के रघुराजपुर रेलवे क्रॉसिंग की है घटना। मैनपुरी में शॉर्ट सर्किट के चलते खड़ी कार में आग लग गई। कार में आग लगने का वीडियो स्थानीय लोगों ने बनाकर किया वायरल। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। करीब 6 महीने से लावारिस खड़ी बताई जा रही थी ये कार। कोतवाली क्षेत्र के गोपीनाथ अड्डा पर कार में लगी आग। सीतापुर से बिग ब्रेकिंग। सीतापुर में शॉर्ट सर्किट से शहर के एसपी ऑफिस के सामने स्थित अग्रवाल हीरो बाइक एजेंसी में लगी भीषण आग। लगातार 1 घंटे से फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में प्रयास में जुटी। फायर विभाग की टीम कई गाड़ियों के साथ लगातार आग बुझाने का कर रही थी प्रयास। मौके पर पहुंची पुलिस सड़क पर लगे भीषण जाम को खुलवाने में जुटी रही, जिससे अफरा तफरी का माहौल बना रहा। नगर कोतवाली क्षेत्र के लाल बाग आंख अस्पताल मार्ग का है पूरा मामला। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन यानी AITUC की पिछली काउंसिल की बैठक दिनांक 31 मार्च 2024 को और उसमें लिए गए निर्णय के अनुसार पदाधिकारियों की बैठक दिनांक 23 जुलाई 2024 को संपन्न हुई थी। बैठक में तमाम विषयों पर चर्चा भी हुई थी, लेकिन उस पर कोई सार्थक कार्रवाई अब तक नहीं हो सकी है। इस बीच ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की राष्ट्रीय काउंसिल की बैठक विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में
1, 2, 3 सितंबर 2024 को संपन्न हुई काउंसिल बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं और श्रमिकों और कर्मचारियों पर सरकार द्वारा लिए जा रहे गलत निर्णयों के विरुद्ध अनेकों महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी पास हुए। राष्ट्रीय काउंसिल में महासचिव द्वारा विस्तार पूर्वक राजनीतिक और सांगठनिक विषयों पर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, जो बहुत प्रभावशाली थी। उक्त रिपोर्ट को इस पत्र के साथ संलग्न किया जा रहा है, जिससे आप सभी को जानकारी हो सके। ये सब जानकारी आज की हुई बैठक में और विगत आंदोलनों की समीक्षा और संबंध यूनियनों की वार्षिक चुनाव और फॉर्म झा तथा आगामी आंदोलनों और राज्य सम्मेलन आदि के संबंध में तमाम विचार विमर्श आज किया गया, जिस पर 4 टीवी के संवाददाता ने वहां मौजूद पदाधिकारियों से बातचीत की। आप राष्ट्रीय राजनीति में अच्छी जानकारी, अच्छी खबर रखने वाले पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, क्योंकि कई बार देखा गया है कि ये यूनियन सड़क से लेकर संसद तक खड़ी, क्या लग रहा है आपको, कितना फायदा हुआ उस दौर में और आज के दौर में? देखिए, एटक की राज्य की, उत्तर प्रदेश राज्य की ये काउंसिल मीटिंग हो रही है जिसमें आए हूँ। उससे पहले हमारी राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई विशाखापट्टनम में। ट्रेड यूनियन का मतलब ही है इकट्ठे होना, अपनी आवाज़ उठाना, नहीं सुनवाई हो तो सड़क पे उतरना और लड़ाई लड़ना। ये रास्ता तो बंद नहीं होगा, रास्ता यही रहेगा, संघर्ष रहेगा। लेकिन उस संघर्ष को कितना तीखा किया जाए, उसके साथ औरों को कैसे जोड़ा जाए, उसको व्यापक कैसे किया जाए, समाज के और हिस्से भी लड़ रहे हैं उनके साथ भी जुड़ा जाए, क्योंकि जब सरकार की नीतियां ही आवाम को दबा रही हों तो उन नीतियों को चुनौती के लिए बड़े आंदोलन की ज़रूरत होगी। तो उसमें हम ट्रेड यूनियनों ने जो रास्ता अपनाया, एक रास्ता तो ये अपनाया कि हम अपनी अपनी यूनियंस अपने लेवल पे लड़ते हैं, राज्य स्तर पे लड़ते हैं, फिर राष्ट्रीय स्तर पे लड़ते हैं। अब हमने सारी ट्रेड यूनियंस का जॉइंट मोर्चा भी बनाया हुआ है। उस जॉइंट मोर्चाबंदी के ज़रिए से संघर्ष को व्यापक किया गया है। इतना ही नहीं, जब किसानों का आंदोलन चला दिल्ली के बॉर्डर पे, हम लोगों ने जाकर के ट्रेड यूनियंस की तरफ से उनका समर्थन किया, क्योंकि अगर ये दो उत्पादक शक्तियाँ हैं, मजदूर और किसान, अगर ये दो उत्पादक शक्तियाँ जो देश की धनोपार्जन करती हैं और सेवाएं देती हैं देश को, अगर ये इकट्ठा होकर के लड़ेंगी तो ब्रिटिशर्स के खिलाफ भी ये ताकतें इकट्ठा लड़ी थी, उखाड़ के फेंकने में कामयाब हुई थी। तो आज़ाद हिंदुस्तान में केंद्र में हो या राज्य में हो, अगर जनता के विरोध की नीतियां बनाएंगे तो ये शक्तियां इकट्ठे होकर लड़ेंगी, उसके नतीजे निकलेंगे। और हम देख रहे हैं कि नतीजों की तरफ हम बढ़ रहे हैं। वन आफ्टर अनदर इलेक्शन में जो वर्कर्स और फार्मर्स की मूवमेंट का इम्पैक्ट हुआ है वो हमें लोकसभा इलेक्शन में दिखा है, और कल जो चुनाव होके हटे हैं, कल और 4 दिन पहले जम्मू कश्मीर के, उसका नतीजा भी देख लीजिएगा। तो ऐसा नहीं है नतीजे नहीं निकल रहे हैं, नतीजे निकल रहे हैं, वो पॉलिटिकल लेवल पे निकलेंगे। हमारा काम है लड़ना, संघर्ष करना, नीतियों को ललकारना, उसमें बदलाव लाना। हमने देखा है, क्योंकि सुना भी है कि चूँकि ये ट्रेड यूनियन मदर ट्रेड यूनियन कहा जाता है जी, इससे बहुत सारी शाखाएँ निकली, क्योंकि राज्य मंत्री चूँकि आपकी यहाँ पे यूपी के चंद्रशेखर, इन्होंने भी यहाँ सड़क पे लड़ाइयाँ लड़ी। पूर्वांचल से मैं देखा कमरेड ललन राव, उन्होंने भी काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी। लेकिन हमें लग रहा है कि मैं जहाँ खड़ा था, आप जब यूनियन जहाँ खड़ी है वहाँ आज भी दिखाई दे रही है। आपने एक बात कहा कि अंग्रेज़ों के समय और आज का समय काफ़ी अंतर बदलाव हुआ है। उस बदलाव में एक बड़े आंदोलन की क्या आवश्यकता है? बिल्कुल आवश्यकता है, क्योंकि जो आपने जिक्र किया कि एटक सबसे पहला पुराना संगठन है, तो 1920 में बना और बहुत महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानी थे लाला लाजपत राय पहले अध्यक्ष हुए थे। और हर कोई ट्रेड यूनियन के साथ अपने को जोड़ना पसंद करता था, इसलिए पंडित नेहरू भी अध्यक्ष हुए थे, नेताजी सुभाष चंद्र भी अध्यक्ष हुए थे, वीवी गिरी भी अध्यक्ष हुए थे। जितने स्वतंत्रता आंदोलन के शीर्ष नेता थे वो एटक के संघर्षों के साथ अपने को जोड़ने की कोशिश करते थे। वो एक अलग दौर था, ब्रिटिश साम्राज्यवाद को चुनौती देने का दौर था। तो देश के श्रमिकों ने बढ़ चढ़ करके उसमें हिस्सा लिया, देश को आज़ाद कराने की तरफ दिशा भी दिखाई, और पूरी स्वतंत्रता का नारा भी AITUC के ही सम्मेलन से उठा था।
देश के राजनीतिक पटल के ऊपर बाद में उठा, 8 साल बाद। पहले मजदूरों ने ये आवाज़ उठाई। बहुत उन संघर्षों का ही हमको सिला मिला जो हिंदुस्तान के संविधान में हमें राइट टू एसोसिएशन है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क है, महिलाओं को मातृत्व लाभ है, बच्चों को पाठशाला होनी चाहिए, काम का क्षेत्र नहीं होना चाहिए, और राइट टू यूनियंस तो सबसे बड़ा हक है, कलेक्टिव बार्गेनिंग, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मिला। ये किसी ने हमें तश्तरी में रख के नहीं दिया, ये रिकॉग्निशन था। बाबा साहेब अम्बेडकर ने इस बात का रिकॉग्निशन लिया, संविधान सभा ने इस बात का रिकॉग्निशन लिया कि मजदूर वर्ग ने इस देश के आज़ादी के आंदोलन को मजबूत करने में और उसको जीतने में बहुत बड़ा रोल अदा किया। अब पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में हम लोगों ने देश को बनाने के लिए काम किया। अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में जो मिला है उसके लिए कानून मिले हमें, लेजिस्लेशन से, पार्लियामेंट से, उसकी लड़ाई हमने लड़ी। लेकिन देश को निर्मित करने में हमने पूरा योगदान दिया। हमारे किसान ने भी ज़मीन दी, मजदूरों ने भी काम किया। अब वो जो सब कुछ निर्मित किया गया है, आज के दौर में जो सत्ता में बैठे हैं, दिल्ली में बैठे हो या यूपी में बैठे हो, वो उस सब में उल्टा चक्का घुमा रहे हैं। वो जो सब कुछ निर्मित किया गया है उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके लिए उनके लिए ज़रूरी है कि जो उनकी इन मंशा का विरोध करते हैं उन पे अंकुश लगाओ, और विरोध करने वाली ट्रेड यूनियन है। इसलिए ट्रेड यूनियंस को कंट्रोल करने के लिए तरह तरीके के लेबर कोड्स लाए गए हैं, कानून लाए गए हैं। यूपी असेंबली में भी पिछले दिनों 12 घंटे का कानून पास किया है, हम उसको चैलेंज करेंगे। तो ये सब कुछ नए दौर में हम हैं, और मीडिया दिखाता नहीं। आप तो आ गए मेरे से बात करने, पर बड़े बड़े आंदोलन होते दिखाएंगे नहीं। 10 लोग जाके किसी अल्पसंख्यक के घर पे पत्थर मारेंगे, उसको बिल्कुल बड़ा करके दिखाया जाएगा। नॉन इश्यूज़ को फैला करके कुछ चंद लोग नफ़रत फैलाएंगे, उसको बहुत बड़े पैमाने पे दिखाया जाएगा, और हज़ारों की भीड़ होगी, आंदोलन होगा, हड़ताल होगी, जुलूस निकलेगा, वो गायब ही होगा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से गायब होगा, प्रिंट मीडिया से गायब होगा, क्योंकि गवर्नमेंट्स ने उन सारे मीडियाज़ के ऊपर बहुत बड़ा कंट्रोल किया है। कुछ छुटपुट मीडिया बच गया है, कुछ सोशल मीडिया बच गया है जो हम लोगों की आवाज़ कहता है, उनके हम शुक्रगुजार हैं। तो ऐसा नहीं आंदोलन नहीं हो रहे, आंदोलन हो रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, हड़तालें हो रही हैं, लेकिन वो दिखती नहीं है। इसलिए लोगों को लगता है कि ट्रेड यूनियन के आंदोलन कमज़ोर हो गए। एक आखिरी सवाल जो मेरे दिमाग में आ रहा है, 2014 के पहले और आज का दौर, ट्रेड यूनियन कब सुरक्षित आपको लग रहा है कि कब सुरक्षित रहा है? 2014 के पहले या 2014 के बाद? फ़र्क ये है कि 2014 से पहले भी हम लड़ रहे थे, सबसे लड़े हम। इस देश के पहले प्रधानमंत्री से लेके, हालांकि वो एटक के प्रधान रह चुके थे, उनसे लेके सब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी तक जो हुए, सबसे लड़े। फ़र्क ये है कि लड़ने की इजाज़त थी, सड़क पे उतरने की इजाज़त थी, बात कहने की इजाज़त थी। लेकिन अब जो मौजूदा सरकार बैठी है वो डेमोक्रेसी के रास्तों को बंद कर रही है। वो सरकार, लड़ते थे हम तो बातचीत के लिए तैयार थे, ये सरकार बातचीत नहीं करना चाहती। उस समय के दौर में हिंदुस्तान की जो ट्रेड यूनियन के साथ कोई आपने कानून बदलना है तो उससे आप बातचीत करेंगे, आप इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस में उठाएंगे, आप पार्लियामेंट में उसको स्पेस देंगे, आप पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में उसको जगह देंगे उसकी बात को। इस हुकूमत के आने के बाद वो ट्रेड यूनियंस को न्यूसेंस समझते हैं, उसको डेमोक्रेटिक राइट्स में एक बहुत बड़ा खित्ता है जो डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए उसका हक बनता है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, वो नहीं मानते हैं। इसलिए वो ट्रेड यूनियंस को न्यूसेंस मानते हैं। ये बहुत बड़ा अंतर है। इसलिए डेमोक्रेसी का हनन हुआ है, ट्रेड यूनियंस पे हमला हुआ है। तो 2014 से पहले हम समझते हैं कि हम थोड़े स्वतंत्र थे, 2014 के बाद हमारी स्वतंत्रता छीनी जा रही है। 2027 यूपी का चुनाव सामने है, क्या ये यूनियन बड़े आंदोलन की तैयारी में है? बिल्कुल है, मजदूर भी और किसान भी। बहुत झेल लिया इनको जो यहाँ पर बैठे हैं। हरियाणा में 10 साल में झेला था, उड़ा दिए जाएंगे अब। इसी तरीके से ये गवर्नमेंट भी सेंटर में जो बैठी है वो 2027 तक रहेगी कि नहीं रहेगी मुझे मालूम नहीं।
और मुझे नहीं मालूम कि फिर योगी जी की क्या स्थिति होने वाली है, लेकिन इन एनी केस जनता ने मन बनाना शुरू कर दिया है और वो लोकसभा के चुनाव में दिख गया है उत्तर प्रदेश के अंदर, और यही धारा जारी रहेगी तो योगी जी को वापस वहीं जा कर के अपने आश्रम में जहाँ पर उनका मुख्य काम वही था, वो अपने उस काम को ही संभालेंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो मजदूर और किसान इसमें अपना पूरा रोल अदा करने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बात कर रहा था पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव अमरजीत कौर जी से, और बड़ा बेबाकी से उन्होंने बात रखी, यूनियन की कुछ बातों पर इन्होंने प्रकाश डाला। मैं कैमरामैन संदीप के साथ ओम प्रकाश गुप्ता, लखनऊ। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हाजिर होते हैं अगले बुलेटिन में कुछ और खबरों के साथ।